सो हेलो व्हाट्सअप गुड पीपल आउट देयर। और आज हम देखेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। चैप्टर 1 है। आप 10th क्लास से आए होंगे तो आपको बहुत आई डोंट थिंक कि बहुत मुश्किल लगना चाहिए, बट अगर लग रहा होगा तो बहुत ही सिंप्लीफाई करके आज इस चैप्टर को समझेंगे जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा। 25 पेजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं दिखा रहा है, बट इतना बड़ा चैप्टर होने के बावजूद बहुत इजी चैप्टर है, बहुत जल्दी हम खत्म कर सकते हैं। और मैं काफ़ी सिंप्लीफाई करके टू द पॉइंट चीज़ें आपको बताऊंगा, बट आई वुड से कि थोड़ा सा आप एक बार खुद भी एनसीईआरटी रीड करें, काफ़ी हेल्प करता है वो। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे है, इसके बारे में मतलब हम इसका सारा कुछ समझेंगे, एक ओवरव्यू इस चैप्टर में, और फिर हम धीरे धीरे डिटेल्स में डाइव इन करेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, इसका सबसे पहला आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। इस तरीके से आंसर्स हेडिंग्स में है। ये अगर आप देखेंगे, देखिए जैसे ये हो गया, और फिर सॉरी, फिर आपको यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे ये मिल गया था हेडिंग्स ना। इस तरीके से हेडिंग्स में आपको आंसर्स मिलेंगे, उनको मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। कैसे कैसे अलाउ करता है आपको कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जब एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, अब एक कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट है, उस पर सब लिखा है किसको क्या करना है। ठीक है, अब दो लोग हैं, एक है रमेश, एक है सुरेश, और एक दो ही लोग हैं मान लीजिए, एक है रमेश एक है सुरेश। अब रमेश को पता है कि उसको एक पर्टिकुलर काम करना है। सपोज करिए अगर दोनों लोग किचन में काम कर रहे हैं और दोनों एक साथ काम करते हैं, इनको नहीं पता किसको क्या करना है, वर्क डिवाइडेड नहीं है, तो पता चले कि रमेश भी पहले बर्तन धुलने आ गया, सुरेश भी उसी में पहले बर्तन धुल रहा है, और फिर बाकी का काम नहीं हो पाया, वहाँ केओस हो गया, आपस में ही कन्फ्लिक्ट हो गया कि नहीं मैं करूँगा, या ये काम मैं करूँगा, वो काम मैं करूँगा, पता नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा एक दूसरे का आपस में। लेकिन अगर सेट ऑफ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि होते हैं, अगर रमेश और सुरेश के बीच में कुछ आपस में कुछ एग्रीमेंट्स हैं या अनसेट रूल्स हैं कि भाई मैं बर्तन देखूंगा, तुम सब्जियां काटना, ठीक है, वेजिटेबल्स काटना, फिर मैं बर्तन वो करने के बाद और बाकी चीज़ें कि मैं रोटी बना दूंगा या मैं सब्जी पका दूंगा, कुक कर दूंगा, तुम रोटी बना देना। इस तरीके से थिंग्स आर वेरी सिंप्लीफाइड, दोनों अपना अपना काम करेंगे एक लिमिटेड टाइम में, बिना किसी मेजर कन्फ्लिक्ट के चीज़ें हो जाएंगी। हालांकि कन्फ्लिक्ट इसमें भी होगा, और ये चीज़ हम आगे अभी देखेंगे कि जब होगा तो कैसे चीज़ें सॉल्व होती हैं। सेम काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई एक रिटन डॉक्यूमेंट है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और इसमें सब लिखा हुआ है किसको क्या करना है, तो एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बन जाता है कि भाई किसको क्या करना है, सबको आपस में पता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आपको ये चीज मिलेगी, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड। ऊपर भी आपको देखिए, ऊपर भी आपको जो मिला था वो बहुत ही ब्रॉडली लिखा हुआ था, बहुत सारे आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिल जाएंगे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स एंड ऑल, जो कि आप एग्जाम्पल्स खुद भी बना सकते हैं, इसलिए मैंने कुछ खास कवर नहीं किया। नीचे आपको ये ज़्यादा डिटेल्ड और ज़्यादा कोहेरेंट वे में ये पॉइंट्स मिलेंगे। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ अ मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। जो मैंने बताया एक सेट ऑफ बेसिक रूल्स है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ना बेसिक रूल्स है, जब हम 11th में आते हैं तो हमें इतना पता नहीं है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, तो हमको लगता है सारा कुछ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही बेसिक बातें लिखी हैं, ठीक है, कि भैया ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। फिर लॉ बनते हैं जो कि इस चीज को कैसे करना है उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं, और कैसे नहीं करना है उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स, बेसिक बातें बता देगा, बाकी डिटेल में काम करने के लिए पार्लियामेंट को पावर्स मिलती हैं, अथॉरिटी मिलती हैं, जो कि आप आगे आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसका भी पॉइंट अगर हम नीचे देखें, द सेकेंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड फंक्शन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस इन द सोसाइटी। लिख दिया है भाई किसका क्या काम है। देखिए एक ही जो मैंने एग्जांपल दिया उसी से सब फ्लो होता हुआ चलेगा, कि लिख दिया भाई किसका क्या काम है, ठीक है, किसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर है। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, ठीक है, ये कैसे बनेगी आप आगे डिटेल में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बस इतना समझिए कि ये डिसाइड करता है गवर्नमेंट कैसे बनेगी।
और क्योंकि सेट ऑफ रिटर्न रूल्स है भाई, ठीक है। सपोज जैसे हमने देखा कि रमेश को पावर थी, रमेश बर्तन धुल रहा था, सुरेश वेजिटेबल्स कट कर रहा था मान लीजिए। तो अब सुरेश डिसाइड कर सकता है भाई अपने हिसाब से कि वेजिटेबल्स कैसी कट करनी है, प्याज मोटी कट करनी है कि पतली कट करनी है, आलू कैसे कट करने हैं। और रमेश डिसाइड कर सकता है भाई किससे बर्तन धुलना है, विम से बर्तन धुलना है या देयर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्लेंजर्स आउट देयर, आई डोंट नो अबाउट देम मच। तो ये जब आपका रोल जब डिसाइड हो गया तो अब आपके पास उस पर्टिकुलर डोमेन में डिसीजन लेने की ज़्यादा फ्रीडम है। ओके, मेक सेंस? फिर आता है, सो द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड फंक्शन क्या है, इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। ठीक है भाई, गवर्नमेंट पे भी तो चेक रखना है, गवर्नमेंट सब कुछ ना करे, अपने हिसाब से ना करे ना, आवाम के जो जिले इलाही हैं वो अपने हिसाब से हमेशा ना चले। ठीक है, दीज लिमिट्स द फंडामेंटल्स इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम। ठीक है, इसके बहुत एग्जांपल्स आपको आगे देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स एक एग्जांपल है। ठीक है, एक आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा आपके लिए सब। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट पे एक लिमिट सेट करता है कि भैया अपने हिसाब से नहीं चलोगे। यहाँ पे एक तो इंडिया में क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ठीक है, पार्लियामेंट या जुडिशरी ऐसी कोई चीज सुप्रीम नहीं, सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी पार्लियामेंट भी नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट अमेंड जरूर कर सकती है पर वो भी एक दायरे में रह करके कर सकती है। ठीक है, सबसे ज्यादा अपना सुप्रीम कौन है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट भी उसको नहीं वो कर सकती, गवर्नमेंट को भी कुछ लिमिट्स में कुछ दायरों में रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट उनको ट्रेसपास यानी कि उसको ओवरस्टेप नहीं कर सकती, उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकती, उनका वायलेशन नहीं कर सकती। एंड ट्रस्ट में हालांकि ये तो वक्त वक्त की बात है या फिर क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस है कंट्री में, ये चीज़ देखिए, ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ये चीज़ें अफेक्ट होती हैं। बुक में लिखा है कि राइट्स नहीं ही लिए जा सकते, तो टेक्निकली लीगली वो नहीं लिए जा सकते, बट किसी कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन इस चीज़ को रियलिटी में ज़्यादा अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो एकदम आपको उन चीज़ों में नहीं घुस जाना है, मतलब आपका पॉलिटिकल साइंस का आप स्टूडेंट है, उन चीज़ों में घुसने का मन है तो आप और रिसर्च कर सकते हैं, बट ये पढ़ते वक्त आपको ये बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। ठीक है, अब इसका एक बहुत सही एग्जाम्पल आपको मिलेगा डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डीपीएसपी क्या बताता है, डीपीएसपी बताता है कि भैया ये कुछ चीज़ें हैं, ये बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको ले लो। ठीक है, और जैसे जैसे तुम्हारे पास देश में पैसा आता जाए, कंट्री की हालत सही होती जाए, ठीक है, वैसे वैसे तुम क्या करोगे, वैसे वैसे तुम ये चेंजेस करोगे और लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करोगे। और वैसे भी जब आप एक सेट ऑफ रूल्स लिख देते हो और गवर्नमेंट को फॉलो करने हैं ना, तो उसको फॉलो करके जो सिटीजन्स की जो एस्पिरेशंस हैं, यानी सिटीजन जो एक फ्री लाइफ जीना चाहता है, गवर्नमेंट उसको वो प्रोवाइड करती है, करना चाहिए। करती है या नहीं करती है पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ऐसा नहीं कि जस्टिसेबल नहीं है कि नहीं कर पा रही तो नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें जस्टिसेबल, आप कोर्ट में इन चीज़ों के अगेंस्ट में जा सकते हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं। ये मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक अपना एक वो ना बना लें, एक फेरी टेल वर्ल्ड ना बना लें इस पढ़ने के बाद, क्योंकि जब पॉलिटिकल साइंस में नए नए होते हैं तो कई बार एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं कि हाँ सब तो इसी हिसाब से होता है। नहीं, एक्चुअल वर्ल्ड में थिंग्स डू डिफर ना, अलग अलग तरीके से भी होता है। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है फंडामेंटल फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लोगों को उनको एक फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है। ठीक है, ये बताता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से कलेक्टिवली, मतलब सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं, देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन या रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है तो सिर्फ इंडिविजुअल की बात हो पाएगी। ठीक है, इंडिविजुअल की बात हो पाएगी, इंडिविजुअल की बात वैसे अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी हो सकती है, बट ऐसे सिर्फ इंडिविजुअल की बात, यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस को हाईलाइट किया जा रहा है। जैसे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, जो अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, हालांकि अभी भी होता है लेकिन ये उस सेंस में नहीं होता। ठीक है, जिसके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसके पास रिसोर्सेज एंड ऑल है, मतलब ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड टू हैव सच
सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ राइट्स, कि पहले टाइम में भाई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सिर्फ राजा को है राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ सिर्फ राजा को है। आपको पता है एक राइट टू लाइफ भी होता है विच इज आर्टिकल 21 ना, आर्टिकल 21 इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, ठीक है। राजा को है राइट टू लाइफ और किसी को नहीं है, पहले की बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो, ठीक है। तो एक एज एन इंडिविजुअल राजा के पास बहुत राइट्स हैं, वो जो चाहे कर रहा है, लेकिन पीपल की कलेक्टिवली पीपल की पूरी सब एक वो वाली बात नहीं आ रही, सबका साथ सबका विकास वाली बात नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सबकी बात होगी, ठीक है, सारे नॉर्म्स बनेंगे जो कि लोगों के लिए सेम रहेंगे ना, कौन कैसे गवर्न होगा, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी दे देता है। ऐसा नहीं कि कलेक्टिव आइडेंटिटी पहले नहीं थी, पर यह है कि ये कलेक्टिव आइडेंटिटी लिख देने के बाद ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले नहीं थी, बट ये लिख देने के बाद क्या कहते हैं कि ज़्यादा एक वो होता है कि अब ये बात लिख दी गई है, अब इसके लिए पनिशमेंट सेट कर दी गई है, तो इसका वॉयलेशन अब उतना ईजी नहीं है लोगों के लिए। सेकेंड जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर द ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क विद इन विच पीपल परस्यू, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो नॉर्म्स है ना, वो एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक ऐसा दायरा बनाते हैं जिसके अंदर, एक दायरा है उसके अंदर लोग अपने इंस्पिरेशन, मतलब इस दायरे के अंदर रह करके आपको अपनी इंस्पिरेशंस एंड ऑल अचीव करनी है, गोल्स एंड फ्रीडम अचीव करनी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट, अथॉरिटेटिव यहाँ पे आपको तो सुनने में नेगेटिव लग सकता है, बट यहाँ पे इसका मीनिंग पॉजिटिव है कि अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट सेट करता है अपॉन वन upon like what they can do or what they cannot do. Now see, it basically एक दायरा बनाता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है अभिनव, और अभिनव को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या पसंद है अभिनव को? अभिनव को पसंद है एक्शन करना, स्टंट करना, ये सब चीज़ें अभिनव को बहुत ज़्यादा पसंद है। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि भाई अभिनव को ये रियल में करना पसंद है ना। अभिनव गया चाकू लेकर के, और जैसा उसने गेम्स में मूवीज में देखा है, हीरो जाता है सबको मार देता है, अभिनव गया, अभिनव ने सबको मार दिया, सबको खत्म कर दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। भाई अभिनव तो अपनी एस्पिरेशन जी रहा है, अभिनव तो जो लाइफ ड्रीम थी वो जी रहा है, अपने गोल्स को परसीव कर रहा है, एकदम फ्री है बिना कॉन्स्टिट्यूशन के भी। लेकिन इसमें दिक्कत है, ठीक है ना, आपको समझ गया होगा कि बाकियों को हार्म हो रहा है। लेकिन जब एक कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा ठीक है जो करना है करो, लोगों का राइट टू लाइफ मत छीनो ना, राइट टू लाइफ मत छीनो, और भी ऐसे जो मल्टीपल राइट्स हैं कि हार्म नहीं कर सकते दूसरों के, सब इसके ये सब गलत काम किए बिना जितना भी तुम कर सकते हो करो। अब इन्होंने एक अपना घर पे एक बैकयार्ड बनाया, और अपने बैकयार्ड में कुछ ट्रैक्स बनाए, और उसमें वो अपनी बाइक से स्टंट करने लगा बिना किसी और को हार्म किए, अपना वो सेफ्टी गियर्स पहनने लगा है ना, सेफ्टी गियर्स पहनने लगा, बाकी चीज़ें वो करने लगा कि किसी और को हार्म ना हो। उस दायरे में रह करके वो कैसे अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल को एक्सप्रेस कर सकता है, ये अभी इन्होंने देखा। थर्ड इज कि थर्ड एंड फाइनली इट मे बी द केस दैट इवन मैनी बेसिक पॉलिटिकल एंड मॉरल वैल्यूज आर नाउ शेयर्ड। ये एक थोड़ी सी ऐसी बात है कि भाई जो बेसिक मॉरल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेयर की जाती हैं आज के दौर में। हालांकि पहले कॉन्स्टिट्यूशंस में अभी भी हैं, कुछ जगहों के हैं, लेकिन बेसिकली ऑन एन ओवरऑल सेंस पहले कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा कुछ कंट्रीज़ के होते थे जो क्या कह सकते हैं, डिप्राइव करते थे अपने लोगों को। बट आज आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डिफर ज़रूर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डिफर ज़रूर करते हैं, बट ऑन एन ओवरऑल सेंस कॉन्स्टिट्यूशन, सभी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स होंगे, फ्रीडम की बात होगी, है ना, फ्रीडम की बात होगी, और सेफ्टी की बात होगी, डिग्निटी की बात होगी, स्पीच की बात होगी, ये सब चीज़ें। राइट टू लाइफ तो बहुत ही कॉमन चीज़ें है ना, राइट टू लाइफ ऑलमोस्ट हर जगह ही आपको मिलेगा ना, हर कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हर कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज शेयर करती हैं, पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन शेयर करते हैं, हालांकि वो अलग है एंड ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, या फिर उनको आप ज़्यादा डिटेल में देखेंगे तो दे आर डिफरेंट, बट ऑन एन ओवरऑल सेंस बहुत सारी वैल्यूज़ वो शेयर करते हैं, ठीक है। द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन को एक अथॉरिटी देना ज़रूरी है ना, भय बिन प्रेम नहीं, जैसा कि हमने सुना है, एक अथॉरिटी देना कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है कि लोग मानेंगे नहीं ना, आपने कह दिया बहुत प्यार से, कुछ लोग मान सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, तो एक अथॉरिटी उसको देना जरूरी है कि भाई इसका वॉल्यूशन यहाँ पे ये हो सकता है। बट देयर आर 3 फर्दर क्वेश्चंस वी कैन आस्क, ठीक है। वी हैव आउटलाइन सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म्स, दीज फंक्शंस एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट सोसाइटीज हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमने पढ़ लिया है कि क्या फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म करता है, और ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों मैक्सिमम सोसाइटीज कॉन्स्टिट्यूशन रख रही हैं, क्योंकि भाई उसके बिना काम नहीं हो पा रहा है।
लेकिन हमको अभी भी खुद से 3 क्वेश्चंस पूछने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हाउ इफेक्टिव इज द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या सच में काम करता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है, जस्ट इन द सेंस क्या वो ठीक है, एक सेंस में क्या वो सही है, क्या वो एक सही अच्छा है ऐसे मान सकते हैं, मॉरली क्या वो अपराइट है। इन मोस्ट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज compact document that comprises the numbers of articles about the state ना। अक्सर कंट्रीज में कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट होता है, कॉम्पैक्ट मतलब छोटा डॉक्यूमेंट, हालांकि हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। छोटा डॉक्यूमेंट होता है, इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, इसमें आर्टिकल बाय आर्टिकल करके आई थिंक 470 है अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स ना, और 12 शेड्यूल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, सॉरी ना। तो आर्टिकल बाय आर्टिकल प्रोविजंस जो होते हैं वो इसमें एक्सप्लेन किए जाते हैं, ठीक है। व्हेन वी आस्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री वी आर यूजुअली रेफरिंग टू द डॉक्यूमेंट। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें हम उस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम किसी पर्सन की बात नहीं करेंगे, हमने बोला अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन दिखाओ, अपना एक आदमी चलता हुआ आएगा घट्टा कट्टा सा, ऐसा नहीं होगा। डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे होते हैं वहाँ पे। बट सम कंट्रीज जैसे यूके है ना, यूके फॉर इंस्टेंस डू नॉट हैव अ सिंगल डॉक्यूमेंट दैट कैन बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, रादर दे हैव अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिसीजन। मतलब वहाँ पे एक सिंगल ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि मतलब एक बुक है, और हालांकि लोग पब्लिश लोगों ने प्राइवेटली की होगी, जिन जब लोगों को पढ़ना और पढ़ने के लिए आसानी के लिए लोगों ने की होगी, आई एम नॉट श्योर, बट आई एम सेइंग इज कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन एक कोई ऐसी बुक नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल सीरीज ऑफ डिसीजंस को मिला करके हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। They refer to constitution, so we can say that constitution is document that document और a set of documents भी हो सकता है that seek to perform the functions, ठीक है। जो भी functions हमने ऊपर पढ़े वो functions वो perform करेगा। Many constitutions of the world exist only on paper, but they are mere words existing on parchment. The crucial question is how effective is the constitution। constitution कितना effective है ये पूछना बहुत ज़रूरी है। क्या वो सिर्फ लिखा हुआ है? कई जगहों पर सरकारों ने बहुत प्यारे प्यारे बहुत सुंदर कॉन्स्टिट्यूशंस लिखे हैं, बट उनको फॉलो नहीं किया जाता है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है? ठीक है। व्हाट इंश्योर्स दैट इट हैज़ अ रियल इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल। क्या रियल इम्पैक्ट है उसका लोगों की लाइफ में? मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिफाइन करती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है या नहीं है। मोड्स ऑफ प्रोमulgation दिस refers to constitution come into being, ठीक है। Who crafted the constitution and how much authority did they have ना। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किसने बनाया और कितनी अथॉरिटी उनके पास थी, ये बात करता है। बहुत से कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ के मिलिट्री लीडर्स बनाते हैं, तो वो उस तरह से अपने फेवर में करते हैं चीज़ों को। और लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर एंड डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम। द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन जैसे रहे इंडिया का, साउथ अफ्रीका का, यूनाइटेड स्टेट्स का। मोस्ट सक्सेसफुल क्यों रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशंस? किन बेसिस पर बात की जा रही है? इफेक्टिवनेस के बेसिस पर भी बात की जा रही है ना, और ऑल्सो ऑन द बेसिस कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना लंबा चले हैं। मैक्सिमम जो कंट्रीज उनके कॉन्स्टिट्यूशन बने और बहुत जल्दी कूप हो गया, मिलिट्री कूप हो गया या ऐसी कोई सिचुएशन हो गई, तख्ता पलट हो गया और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को मल्टीपल बार बदला गया, बहुत मेजर चेंजेस किए गए। चेंजेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हुए हैं, इनफैक्ट 106 बार हुए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 106 अमेंडमेंट अभी रिसेंटली हुआ शायद, दिस नंबर माइट बी डिफरेंट ऑल्सो। हाँ, तो इतनी बार हुआ है, बट उनमें बहुत एक साथ बहुत मेजर चंक बदल दिया गया या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया, जो कि ये दर्शाता है कि वक्त के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं बने थे, वक्त के हिसाब से डायनेमिक नहीं थे सिचुएशन के हिसाब से, बट ये कॉन्स्टिट्यूशंस आज भी बरकरार हैं। आर कॉन्स्टिट्यूशंस विच वर क्राफ्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द पॉपुलेशन नेशनल वाइड मूवमेंट्स ना। जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं जो बने हैं वो नेशनल वाइड मूवमेंट्स हुए, बहुत आज़ादियों के लिए लड़ाई हुई, बहुत कुछ हुआ और उसके बाद बने, मतलब जो दबे कुचले लोग थे उनके अधिकारों को ध्यान में रख करके बनाए गए और आज भी चल रहे हैं। ऑल्दो इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्मली क्राफ्टेड, ठीक है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिसंबर 1946 में बनी थी ना, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी दिसंबर 1946 में। और भी बहुत सारी डेट्स हैं, हालांकि जब आप पॉलिटी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करके आपको टॉपिक मिलेगा इंडियन पॉलिटी की बुक्स में, जो कि हाई लेवल की बुक्स हैं, उसमें आपकी डेट्स काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। 3 दिसंबर को 3 या 13 दिसंबर को सबसे पहली बार मीटिंग होती है जब मुस्लिम लीग चली जाती है। फर्स्ट मीटिंग जुलाई या समथिंग में हुई थी,
1946 में, जुलाई या जून 46 में हुई थी, ठीक है। नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, बट हम इम्प्लीमेंट तुरंत नहीं करते हैं, ठीक है। नवंबर 1946 में बन जाता है, कुछ हमने प्रोविजन से इम्प्लीमेंट किए थे, बाकी इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि भैया कुछ ब्रिटिशर्स ने बनाया था, बेसिकली क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया हुआ था, और वही हम इम्प्लीमेंट करते, काम चलाओ, हम काम चला रहे थे तब तक, क्योंकि इसके पीछे भी एक हिस्टोरिकल रीज़न है कि 26 जनवरी 1950, 26 जैन, सॉरी बैड हैंड राइटिंग, 26 जैन 1950 को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये डेट बहुत ही ज़्यादा क्या है कि हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमने सबसे पहले पूर्ण स्वराज जो है अपने हिस्ट्री में, अपने 10th में पढ़ा भी होगा, चैप्टर 3 में, नेशनलिज्म इन इंडिया में। जो पूर्ण स्वराज है वो हमने इसी डेट को मनाया था। हालांकि उस वक्त ज़्यादा इसको अटेंशन नहीं मिला था, पर हमने सोचा कि अब डेट नज़दीक आ गई है। उस वक्त हमने स्वराज की बात की, हमें स्वराज, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल गया है, तो क्यों ना उसी दिन मनाया जाए। तो कुछ, हालांकि इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इस डेट को कुछ और प्रोविजंस भी इम्प्लीमेंट हो गए थे, ठीक है। अब इसमें हेडिंग में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या था कि भैया ये अथॉरिटी किससे लेता है, किसने बनाया है, अथॉरिटी किससे लेता है। तो किसने बनाया है, अगर देखिए उन लोगों ने बनाया है जो कि एक बड़े क्लास ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे में कर भी रहे थे। अराउंड 300 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स थे। ये बड़े क्लास ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। बहुत फेमस लीडर्स थे और बहुत ही अनकंडीशनल वे में ये लोगों की डिमांड्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रख रहे थे। काफ़ी ज़्यादा डीप डिबेट्स होती थी हर प्रोविज़न के ऊपर, और जब मैक्सिमम लोग एग्री हो जाते थे तभी इन प्रोविजंस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। तो कौन बना रहा है, अगर ऐसे लोग बना रहे हैं जो कि नॉर्मल लोगों से जुड़े हुए हैं, जो कि लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छा है, देन वो कॉन्स्टिट्यूशन विल वर्क। क्योंकि भाई लोगों की बात कर रहा है, लोगों को जो चाहिए वो उनको वो दे रहा है। अथॉरिटी कौन है, अथॉरिटी कौन है, अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है। कॉन्स्टिट्यूशन तो अथॉरिटी है, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है कॉन्स्टिट्यूशन में ना। अल्टीमेट अथॉरिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को पावर किससे मिलती है, स्पेशली इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को पीपल से, इंडिया के लोगों से ना, तभी वी द पीपल। कभी प्रीएम्बल पढ़ा है, हर एनसीईआरटी बुक के स्टार्टिंग में प्रीएम्बल बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आगे पॉलिटी पढ़नी है तो बिना प्रीएम्बल और इन सब चीज़ों के तो नहीं हो पाएगा, अगर आपको यूपीएससी एंड ऑल करना है तो। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको प्रीएम्बल मिलता है। प्रीएम्बल में वी द पीपल की हम भारत के लोग, हम भारत के वासी इकट्ठा हुए हैं भारी मात्रा में ना, देश को सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए। तो मेन फाइनल अथॉरिटी कौन है भाई, देश के लोग हैं, ठीक है। हालांकि एक चीज़ होती है रिफरेंडम। रिफरेंडम क्या होता है, रिफरेंडम होता है कि जनता से पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन पूरे रेफरेंडम पर बेस्ड है, भाई जनता से पूछेंगे क्या चाहिए उनको वही देंगे, ठीक है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इस बेस पर नहीं बना, इतने ज़्यादा रेफरेंडम्स एंड ऑल हम नहीं करते हैं, है ना, नहीं होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। बट स्टिल ये लोगों को रिप्रेजेंट करता है बहुत अच्छे से, ठीक है, ओके। तो therefore the authority of people who enacted constitution help to determine its in part its prospect for success। ना अथॉरिटी किसके पास है, पीपल के पास है ना। फाइनल अथॉरिटी किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे कि यार भाई फाइनल अथॉरिटी तो मिनिस्टर्स पास हो सकती है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा देखिए होता भी है, बट अगर आप एक उस सेंस में देखें तो इलेक्शन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को कौन इंप्लीमेंट करता है, पॉलिटिशियंस इंप्लीमेंट करते हैं, और वो कैसे चुने जाएंगे, इलेक्शन के थ्रू, और उनको इलेक्ट कौन करेगा, हम पीपल ऑफ इंडिया, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो फाइनल अथॉरिटी तो हमारे पास है, हम चाहें अगर हम अवेयर वोटर हैं, हम अब सही से सवाल पूछें और बाकी चीज़ें तो हम ज़रूर से कर सकते हैं अपने काम की बात। द सब्सटेंशियल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ हॉलमार्क of a successful constitution that it gives everyone in society some reason to go along with its provision, ठीक है ना, कि ये सबको एक हॉलमार्क है। यानी कि हॉलमार्क क्या है कि एक एक्स फैक्टर, उस ये पता करने का कि सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा ना, एक फैक्टर है। वो क्या है कि भैया ये सबको रीज़न दे, जो भी जिन पे वो अप्लाई हो रहा है, कि लोग उसके प्रोविजन को माने, तो नहीं कि बड़ा समाज जो है, एक बड़ा तबका जो है सोसाइटी को कह रहा है कि भैया हम तो नहीं मानते, डिसबैन कर दो इस कॉन्स्टिट्यूशन को। नहीं चलेगा, बहुत जल्दी तख्ता पलट होगा और ये दुनिया भर की चीज़ें होंगी, ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट होंगे।
कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंस्टेंस अलाउड परमानेंट मेजॉरिटीज टू अप्रोच माइनॉरिटीज, ठीक है। ये वही बात है, मैं आपको बहुत बेसिक समझाता हूँ कि सब्सटेंस मतलब बहुत ही बेसिक प्रोविजन क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो सबको साथ लेकर के चले, किसी एक पर्टिकुलर को फेवर ना करे। अगर मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को ऑप्रेस करे, या माइनॉरिटी मेजॉरिटी को ऑप्रेस कर रही है, दबा रही है, यानी कि परेशान कर रही है, दबा रही है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन उसको सपोज करिए अगर क्या करता है कि उस चीज़ को लीगली जस्टिफाइड कर देता है कि ठीक है भाई, वाइट्स जो है, मान लो अगर अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन करे कि वाइट्स जो है वो ब्लैक्स को मार सकते हैं, या इन एनी सॉर्ट ऑफ थिंग की परेशान कर सकते हैं, और वो उस चीज़ को लेजिटमाइज कर देता है, लीगली कर देता है, और ये ब्लैक विरोध नहीं कर सकते, तो एक कितने समय तक सहेंगे ये ब्लैक्स? आपको क्या लगता है? एक समय बाद प्रोटेस्ट होंगे, दुनिया भर की चीज़ें होंगी। ठीक है, फिर अगला आता है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन होना चाहिए, ठीक है। स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफन सबवर्टेड नॉट बाय द पीपल बट बाय स्मॉल ग्रुप हु विश टू एनहांस देयर ओन पावर, ठीक है। एक बैलेंस होना चाहिए इंस्टीट्यूशंस मतलब अलग अलग जो कह सकते हैं आप ऑर्गन्स हो गए गवर्नमेंट के, और ये सब चीज़ें ना, इनको हम आप एक इंस्टीट्यूशन तक कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑर्गन्स हो गई, एजेंसीज हो गए, ठीक है, जैसा पुलिस इज एन इंस्टीट्यूशन, सॉरी पुलिस इज एन एजेंसी, ठीक है, ओके लीव इट। तो हम कहा थे कि हाँ कि कई बार जो होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करते हैं, यानी कि उसको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, उसको ट्रेसपास, उसको मतलब ओवरस्टेप करने की कोशिश उसके लोग नहीं करके कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि अपनी पावर इन्हेंस करना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं भाई? कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया। फॉर एग्जांपल कुछ भी आप समझ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने ए को अपॉइंट किया कुछ काम के लिए, बी को अपॉइंट किया कुछ काम के लिए, सी को अपॉइंट किया कुछ काम के लिए। सी को लग रहा है कि भाई एज एन इंस्टीट्यूशन मेरी पावर एकदम कम है, ए और बी तो मुझ पर एकदम वो कर रहे हैं। सी ने बहुत सारे लोगों को कन्विंस किया, बड़े से लोगों का सपोर्ट लिया, वो किया, और फिर ये बी और ए के खिलाफ जंग छेड़ दी। कंट्री में क्या हो गया? डिस्टर्बेंस हो गया, है ना, पीस को थ्रेट हो गया कंट्री के ना, पीस को डेंजर हो गया कंट्री के, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। क्या कहते हैं कि इंडिया में तीन वो हैं, क्या कह सकते हैं आप, तीन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है। रुक जाइए, तीन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? लेजिस्लेटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। शॉर्ट में समझाता हूँ, आपने आज तक पढ़ाई होगा, बट ये भी उम्मीद है कि आपने ध्यान से सुना नहीं होगा। आई डोंट नो व्हाट इज दिस हैपनिंग हियर। ओह ठीक है, छोड़ो। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, क्या है ये चीज़? कि भाई लेजिस्लेटिव जो है रूल बनाएगा, क्या करेगा? मेक्स द लॉ, रूल बनाएगा, मेक्स द लॉ। ये क्या करेगा? इम्प्लीमेंट करेगा ना। लेजिस्लेटिव ने कहा कि भाई हेलमेट ना पहने में 500 का जुर्माना है, एग्जीक्यूटिव ने कहा ठीक है मैं पुलिस हूँ, एग्जीक्यूटिव क्या पुलिस आ जाएगी, कि एग्जीक्यूटिव कहेगा कि ठीक है भाई मैं जाके पकड़ूंगा सबको रोड पे कि इसने पहना है कि नहीं, तूने नहीं पहना, 500 रुपये का जुर्माना, अच्छा कोई बात नहीं चल 100 रुपये दे, नहीं रहने दे, ये बात नहीं करते ना, कि इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। फिर आती है जुडिशरी की बात। जुडिशरी क्या कहेगी? कि सजा देगी, प्रोटेक्ट करेगी लॉ को, कि भाई एक एग्जाम्पल सेट करना तो जरूरी है ना, प्रोटेक्ट करेगी लॉ को कि भाई अब से तुम जरूरत ना करो लॉ तोड़ने की। ऐसा नहीं है, इतना हार्श नहीं होता है जिसमें जरूरत हो, बट आई एम सेइंग कि डेकोरियन पनिशमेंट नहीं होती है ऐसी वो, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करेगा जुडिशरी, क्या प्रोटेक्ट करेगा? लॉ को प्रोटेक्ट करेगा कि भाई ये इसने पकड़ा 500 रुपये, मतलब सॉरी इसने पकड़ा, हेलमेट नहीं लगाया तो उसने, फाइन नहीं दिया उसने, तो ये लेकर के आया ना, कोर्ट ने समन किया, कोर्ट ने यानी बुलाया, और कोर्ट ने कहा कि भैया तुमने लॉ तोड़ा है, ऐसी ऐसी पनिशमेंट है, अब जज बढ़ा करके फाइन लेगा, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोसीजर, ठीक है। ये क्या है? ये पावर, ये वो है, ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है। अब इसमें किसी को ये लग सकता है कि भैया ये ज़्यादा पावरफुल है, ये ज़्यादा पावरफुल है, ये ज़्यादा पावरफुल है ना, कोई किसी को लग सकता है भाई जजेस बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर जज ने गलत किया तो उस पर एग्जीक्यूटिव एक्शन लेगा, पुलिस उस पर केस रजिस्टर करेगी, FIR करेगी ना। जज ने कुछ ऐसा क्राइम कर दिया, जज ने किसी का मर्डर कर दिया, उसके ऊपर FIR रजिस्टर होगी। लेजिस्लेटिव ने कर दिया, यानी नेता लोग होते हैं लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में IAS IPS मिनिस्टर्स भी आते हैं, वो दूसरे सेंस में आते हैं बहुत, अभी उसको मत, उस चीज़ में मत जाइए, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव उस पर भी कर सकता है, लेजिस्लेटिव बाय एग्जीक्यूटिव पे चेक रखता है ना, जुडिशरी भी एग्जीक्यूटिव पे चेक रखती है, ठीक है। इस तरह से सब आपस में एक दूसरे पे रखते हैं, ठीक है। जुडिशरी
देखेगी लेजिस्लेटिव में कोई गलत लॉ पास किया तो जुडिशरी उस लॉ को क्या कर देगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देगी, रद्द कर देगी, नल एंड वॉइड कर देगी ना। एग्जीक्यूटिव ने कुछ गलत किया, एग्जीक्यूटिव को जेल भेज सकती है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकती है। देयर आर मल्टीपल टन ऑफ थिंग्स दैट जुडिशरी कैन डू, एग्जीक्यूटिव ऑल्सो कैन डू टन ऑफ थिंग्स विद दीज टू फोक्स एंड means each and everyone in this arena keeps and check on each other. This is called a system of checks and balances, which is very good thing to the in the constitution of India. ठीक है। तो इससे क्या है, इससे यह है कि भाई जब एक संतुलन बना हुआ है, बैलेंस्ड है, जब एक संतुलन बना है तो पावर टसल नहीं होगा, पावर स्ट्रगल कम से कम होगा, कुछ गलत कोई कर नहीं पाएगा और उससे एक स्टेबिलिटी प्राप्त होगी। ठीक है। तो वैसे भी हम पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो हमारे यहाँ स्टेबिलिटी का थोड़ा इशू चलता है, हो सकता है, हालांकि इतना अब चलता नहीं है। एक और बात जो आपको यहाँ बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, पर उसी साथ कि मतलब वो चेंजेस को वो कर सके, अडेप्ट कर सके, पर इतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा रिजिड भी नहीं होना चाहिए पर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका एक परफेक्ट ब्लेंड है जो कि बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ल्ड के देखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें आप बहुत ईजिली चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी, मतलब ऐसे समझिए, सिंपल नाम ही समझ आ रहा है, बहुत इजी मेजॉरिटी के साथ लेजिस्लेचर में आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें चेंज करने में आपके पसीने छूट जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। बहुत बड़ी बड़ी सरकारें नहीं बदल पाती हैं बहुत बड़े बड़े प्रोविजंस को। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक चीज़ है कि भैया मेजॉरिटी भले आपने ली, उसको स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं, आप नाम ही समझ रहे हैं, स्पेशल है, टफ है उसको अचीव करना। स्पेशल मेजॉरिटी ले ली, सब कर लिया, लॉ बना दिया, जुडिशरी ने देखा कि अरे भैया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तो फॉलो ही नहीं हुआ है, चलो कोई बात नहीं, इसको फाड़ के फेंको, खराब लॉ है, हटाओ इसको। ठीक है। तो रिजिड भी है कुछ चीज़ों को लेके, कुछ चीज़ों को लेके फ्लेक्सिबल भी है, और बहुत ही स्पेसिफिक है ये किन चीज़ों में है, किसमें नहीं है। ठीक है ना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस होना, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी बहुत एक्सट्रीम में नहीं होनी चाहिए, एक बैलेंस प्रेजेंट होना चाहिए। हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि असेंबली जो है ना डिवाइडेड इंडिया की मिलती है, यानी कि मुस्लिम लीग ने अपना अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चली गई। मुस्लिम लीग ने कहा कि भैया हमको नहीं रहना है। ठीक है। इलेक्शंस होते हैं और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जुलाई के टाइम पे या जून के टाइम पे 1946 में ही असेंबली बैठती है। जो इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए थे वो मुस्लिम लीग के फेवर में नहीं आए थे, बहुत कम आए थे। मुस्लिम लीग को लगा कि हमारी तो बात होगी नहीं यहाँ पे, पाकिस्तान का मुद्दा उठेगा नहीं यहाँ पे, तो मुस्लिम लीग ने इस स्टेट को कहा कि भैया अब हम जा रहे हैं, तुम अपना देख लो। ठीक है। और फिर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन जाती है 11 अगस्त 1974 को डिवाइडेड इंडिया के लिए। मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए गए थे भाई, मेंबर्स जो थे मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे, मतलब लोगों ने आज के तरह जाके वोट नहीं दिया था ना। प्रोविंशियल इलेक्शन बाय द मेंबर, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, एक काइंड ऑफ अ बॉडी होती थी, ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, जिसके लोगों ने वो किया, जो कि बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 किसने बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 हमारे ब्रिटिशर्स ने बनाया था, जो कि बाकी एक्ट्स के कंपैरिजन में ठीक था। 60% मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन इसी से लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना काबिल कॉन्स्टिट्यूशन है, और क्योंकि वो इससे ही लिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि एक्ट ठीक था, बुरी चीज़ें भी थी, उसको हमने एलिमिनेट किया। The Constitutional Assembly was roughly along the lines composed, मतलब जो ब्रिटिशर्स का जो प्लान था, ब्रिटिश कमिटी ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के नाम से, उन्होंने कुछ बेसिक प्लान्स थे, उसके हिसाब से हमने बनाया। उन्होंने कहा कि भैया अभी तुमको इतना पता नहीं है, इन चीज़ों में तुमको एक्सपीरियंस नहीं है, हम मदद करेंगे ना तुम्हारी। ठीक है। Each province and each princely states were allotted seats proportional to their representative population, roughly to a ratio of 1:10 लाख। ठीक है ना, कि हर 10 लाख में से हर 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, हर 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सीट थी, यानी कि 1% था, जो कि अभी आपको बहुत वैसा लगेगा, बट हाँ उस वक्त था। ठीक है। तो प्रोपोर्शन से रिप्रेजेंट किया गया था, तो जितने लोग इस सीट्स के हिसाब से, अब जहाँ पे कहीं पे 20 लाख लोग हैं किसी प्रिंसली स्टेट में या किसी प्रोविंस में, किसी एरिया में 20 लाख लोग हैं, तो भाई 10-10 लाख के हिसाब से वहाँ से 2 सीटें आएंगी, है ना। कितनी सीटें आएंगी, 2 सीटें आएंगी, सॉरी 2 नहीं, एक करके ऐसे 2 सीटें आएंगी। ठीक है। होगी बात क्लियर। एज अ रिजल्ट द प्रोविंसेस वर इलेक्टेड, प्रोविंसेस को 292 सीट्स मिली, वाइल द प्रिंसली स्टेट्स वर अलॉटेड मिनिमम 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को दी गई।
द सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज, ठीक है, कम्युनिटीज मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, ठीक है ना, कि मुस्लिम्स को भी रिप्रेजेंट किया जाए, सिख्स को भी रिप्रेजेंट किया गया, और जनरल यानी नॉर्मल हिंदूज, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट किया जाए, उस हिसाब से सीट्स दी गई थी कि सबका रिप्रेजेंटेशन हो भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। Member of each committee of in the provincial legislative assembly elect their own representative by the method of proportional representation with single transferable vote। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आई थिंक कि एक बात तो मुझे समझा, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं थोड़ा सही से आपको ये एक्सप्लेन मतलब इजी करके एक्सप्लेन कर पाया तो इट्स गुड। वॉट प्रोपोर्शनल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है? देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि उस एक प्रपोर्शन अभी हमने देखा कि 10 लाख को 1 लोग रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो प्रपोर्शन के हिसाब से जितना है उसी हिसाब से आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जिस कम्युनिटी की जितनी प्रपोर्शन है ना, वो उस हिसाब से अपने लीडर को इलेक्ट कर रही थी, ठीक है, उस हिसाब से मतलब उसको वोट्स की पावर एंड ऑल ये सब चीज़ें थी। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है कि 3 लोग इलेक्ट कर रहे हैं और 3 लोगों ने एक कैंडिडेट का नाम ऊपर रखा है, कैंडिडेट ए का, कैंडिडेट ए का, कैंडिडेट ए का। रिक्वायर्ड मेजॉरिटी कैंडिडेट ए को नहीं मिल पाई, ठीक है, तो कैंडिडेट ए हो गया, कहाँ हो गया, कैंडिडेट ए हो गया बाहर। फिर देखा गया कि कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने वोट किया है ना, ऐसे लोग थे। तो अब सेकेंड नंबर पे कौन सा कैंडिडेट है जिसको कि लोगों ने प्रेफरेंस पे रखा है ना, कि सबसे ज़्यादा एक मतलब ए को रखा गया था, पर ए एक सेट ऑफ लाइक एक सीलिंग है मेजॉरिटी की, वो पास नहीं कर पाया। फिर देखा जाएगा अच्छा सेकंड नंबर पे कौन है जिसको कि लोगों ने मेजॉरिटी पे रखा है, तो अब ए के भी सारे वोट्स जो हैं इस सेकंड वाले को ट्रांसफर हो जाएंगे ना। ये लिस्ट में सेकंड नहीं है लोगों की, ये क्या है कि प्रायोरिटी मतलब कितने अमाउंट ऑफ लोगों ने इसको प्रायोरिटी 1 पे रखा है, ठीक है, ए के मुकाबले में ये कम लोग हैं जिन्होंने उसको प्रायोरिटी पे रखा है, ठीक है, और फिर उस हिसाब से इसको वोट ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा अनटिल अनलेस कोई एक पर्सन रिक्वायर्ड कोटा जो है, रिक्वायर्ड जो नंबर है, जो सीलिंग है मेजॉरिटी की, उसको प्राप्त ना कर ले, ठीक है। The method of selection in the case of representatives of princely states was to be determined by the method of selection in the case of princely states was to be determined by consultation, ठीक है, princely states को कंसल्टेशन करके सेलेक्ट किया गया, ठीक है ना, जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रिंसली स्टेट्स को उनको कंसल्ट करके सेलेक्ट किया जाता है। पार्टीशन के बाद कॉन्सिक्वेंस हुआ, पार्टीशन के बाद क्या कॉन्सिक्वेंस होता है कि जो 3 जून 1947 के बाद जो भी मेंबर्स जो थे जो कि पाकिस्तान के किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से या टेरिटरी से इलेक्ट होकर के आए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हिस्सा नहीं है, अब वो पाकिस्तान उन्हें जाना होगा, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाना होगा इफ़ दे विश टू डू सो। अगर वो नहीं चाहते हैं तो भाई फिर वो इंडिया में स्टे कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट बनना ना बनना मतलब वो उसको दूसरी टेरिटरी को रिप्रेजेंट किया तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट तो नहीं रहेंगे, लेकिन एज एन इंडिविजुअल पाकिस्तान में जाना चाहे या ना जाना चाहे वो तो उनकी मर्जी थी उस वक्त की पॉलिसीज, ठीक है, के हिसाब से। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली जो थी वो रिड्यूस हो जाते हैं 299, जैसे मैंने बताया कि 300 ऑलमोस्ट लोग थे, वही है 299, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, मैंने बता दिया 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन हमने इम्प्लीमेंट कब किया था? 24 जनवरी 1950 को क्या कहते हैं कि सब ने उस दिन अपने सिग्नेचर किए थे, और फिर 26 जनवरी 1950 को ये कब आ जाता है, फोर्स में आ जाता है कि भैया अब से कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हॉरेंडस वायलेंस दैट द मतलब पार्टीशन एंड ऑल, बहुत खून बहा एंड ये वो सब बातें की, बहुत दुख की बात थी, बहुत अनइमेजिनेबल पेन था, बट दिस अकाउंट फॉर द कंपनी though the member of the assembly were not elected by universal suffrage, there was a serious attempt to make the although universal suffrage नहीं हुआ था, यानी कि लोगों ने वोटिंग नहीं की थी, यूनिवर्सल सफरेज नहीं हुआ था, लोगों ने वोटिंग नहीं की थी, पर लोगों को रिप्रेजेंट करने का बहुत सीरियस अटेम्प्ट किया गया था। उस वक्त वोटिंग एंड ऑल उतनी पॉसिबल नहीं थी, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था उतना, ठीक है, पॉपुलेशन उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि वो अपना लीडर सेलेक्ट कर पाते, तो हम इतना रिलाई नहीं कर सकते थे उन चीज़ों पर, टाइम भी हमारे पास उतना नहीं था, देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेज छोड़ के जाए थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आया कि एक थोड़ी बहुत जल्दी हमारे बंदी थी, हालांकि हमने 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए ना उसको बनाने में, बट स्टिल एक थोड़ी सी वो थी, एक डर था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी से बन जाए, ब्रिटिश से छोड़ के चले जाएंगे, कंट्री वैसे ही पहले डिवाइडेड है रिलीजन में, कास्ट में, दंगे ना हो जाए, अलग अलग लोग पावर लेने के लिए ना आ जाएं, ठीक है, अगर भी देश आज़ाद हुआ है फिर से एक नई चीज़ ना आ जाए, ठीक है।
मेंबर्स ऑफ ऑल रीजन, सभी मेंबर रिलीजन के मेंबर लोग रिप्रेजेंट करे थे। असेंबली हैड 28 मेंबर्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। 28 मेंबर्स शेड्यूल कास्ट यानी SC कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, SC को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कांग्रेस ने डोमिनेट किया असेंबली को, क्योंकि मैक्सिमम जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो कांग्रेस से ही थे, वो फेमस थे और मैक्सिमम लोग थे ही कांग्रेस से, तो वो नेचुरल सी बात है कांग्रेस के लोग ज़्यादा रहेंगे फ्रीडम स्ट्रगल में, मैक्सिमम लोग कांग्रेस के ही थे। कांग्रेस इटसेल्फ वाज सच अ ये देखिए बहुत सारी बातें आप याद रखिएगा, बहुत सारी बातें जो आपको पहले से पता है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में मॉरल साइंस की प्यारी प्यारी बातें हैं, उसको आप अपने हिसाब से समझ लेंगे, एक बार रीड करेंगे, लिख लेंगे, उसमें हम अपना टाइम, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, वो आप खुद भी कर सकते हैं, हम मेन क्रक्स पे रहेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन, डेलिबरेशन मतलब डिस्कशन, ठीक है। बहुत ईजी टू उसमें समझाऊँ, कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, समझ आ जाएंगे आपको, ठीक है। बहुत ईजी बात है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ, चलिए ना। कि क्या है कि डेलिबरेशन बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा घंटों घंटों तक, बहुत ही हेफ्टी वॉल्यूम्स, 12 वॉल्यूम्स में आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की सारी बहस मिल जाएगी, सारी डिबेट्स मिल जाएंगी, जो बहुत ही हेफ्टी वॉल्यूम्स है। एक एक वॉल्यूम बहुत मोटी है, बहुत डीप है, बहुत एक एक मेंबर का आपको स्टेटमेंट एंड ऑल मिलेगा, सब रिटन में रिकॉर्ड किया जा रहा था उस वक्त जब हो रहे थे बहसें एंड ऑल। तो बात क्या है कि डेलिब्रेशंस बहुत हुए ना। अगर एक ऐसा कहा जाता है कि अगर एक मेंबर भी अगर राजी नहीं हो रहा था किसी उसको लेकर के, प्रोविजन को लेकर के, तो भी बहुत लंबी बहस चल रही थी उन चीज़ों को लेकर के, मतलब सबकी व्यू पॉइंट को सुना जाता है, किसी को इग्नोर नहीं किया जाता। इसी को कहते हैं डेलिब्रेशन। ये आपस में काफ़ी बातचीत करके ही कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ताकि सबके इंटरेस्ट को माइंड में रखा जाए, ठीक है। कुछ चीज़ों पे लोग बिल्कुल राजी नहीं थे, जैसे अमेरिका में एक आर्म्स राइट है लोगों को ना, राइट टू आर्म्स, आर्म्स राइट, जो भी आप कह सकते हैं ना, आर्म्स राइट, इसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, राइट टू बेयर आर्म्स ऐसे ना। आर्म्स क्या, हाथ रखना है ना, हाथ रखने का अधिकार। यहाँ नहीं, यहाँ हाथ रखने का अधिकार तो आप हाथ नहीं रख सकते, ऐसा नहीं है। आर्म्स का यहाँ से मतलब है हथियार ना। अमेरिका में बहुत ही ईजिली गन लेना रखना, उसका लाइसेंस प्राप्त कर पाना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे गन वायलेंस बहुत है, गन कल्चर की वजह से गन वायलेंस बहुत है, बहुत ज़्यादा। कुछ एरियाज में आपको USA के मिलेगा कि लोग बहुत छोटी छोटी बातों पे गन से वो कर देते हैं, सेल्फ डिफेंस का वो बता के, जो भी चीज़ें हैं, जो भी वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसमें लूप तोड़ के, और काफ़ी ज़्यादा जाने जाती हैं सिर्फ और सिर्फ गन वायलेंस की वजह से, इसी कल्चर की वजह से। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बात हुई कि भाई गन वायलेंस को मतलब हमारे यहाँ भी आर्म्स, राइट टू आर्म्स जो है वो इंक्लूड कर दिया जाए। हालांकि फिर डॉक्टर अम्बेडकर और बाकी ऐसे बहुत सारे लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पे भी वही हाल होगा। तो ये एक चीज़ है ऐसी, तो बहुत विरोध हुआ, काफ़ी डिफरेंट ओपिनियंस थे ना। के मुंशी जी ने इस बात को प्रपोज किया, काफ़ी डिफरेंट ओपिनियंस भी थे, पर एट द एंड नहीं हुआ। कुछ ऐसी चीज़ें जिसपे कोई भी सोचने वाली बात नहीं थी, वो था राइट टू वोट। राइट टू वोट पे कुछ लोगों ने, मतलब कुछ बहस ही नहीं हुई, सब एग्री किया कि 18+ ना, 18+ लोगों को, हमें मतलब यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज चाहिए, सबको वोट देने का अधिकार, जो कि अभी बहुत बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज भी नहीं कर रही थी। बहुत डेवलप्ड कंट्रीज में प्रॉपर्टीड मैन, इवन उस वक्त भी, जबकि बात है ना, या बहुत बड़ी बड़ी डेवलप कंट्री जब आज़ाद हुई तो प्रॉपर्टीड मैन हो गया या वुमेन हो गया, वुमेन्स को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश था उस वक्त जिसने अपने लोगों को वोट देने का अधिकार दिया उस वक्त। तो वोटिंग राइट के ऊपर तो देखिए बिल्कुल बहस होने की जरूरत नहीं। बहस नहीं होने का मतलब ये नहीं कि अरे यार ये प्रोविजन तो ऐसे ही पास कर देगा, नहीं, सब बहुत ज़्यादा एग्री कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। ये बहुत सारे वॉल्यूम्स में डिबेट है ना, वॉल्यूमिनस डिबेट्स एंड ऑल, ये बातें मैंने आपको बता दी। थिंग to fancy day. What's the procedure? The importance of public reason was emphasized in the mundane process of the assembly as well. The Constituent Assembly had 8 major committees. 8 major committees बनाई जाती हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग चीज़ों को लेकर के, ठीक है। यूजली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अम्बेडकर चेयर दीज कमिटीज़ ना। जो मेन कमिटीज़ हैं उनके ये लोग हेड थे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कमिटी ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर अम्बेडकर वो थे, ठीक है। इसलिए फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। लोगों के अपने अलग अलग व्यूज़ हैं, अब बिन पढ़े लिखे लोगों के अपने अपने अलग अलग व्यूज़ हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा,
प्लीज डू सम रिसर्च। ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं बात करूँगा मैं। दीज वर नॉट मैन हु एग्रीड विद ईच अदर ऑन मैनी थिंग्स, और ये वो लोग थे जो कि एक दूसरे से ज़्यादा एग्री नहीं करते थे। डॉक्टर अम्बेडकर ये काफ़ी कांग्रेस के काफ़ी लोगों से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते थे और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे। स्टिल इन लोगों ने काम किया मिल करके, सही चीज़ों पे एग्री किया, एक दूसरे की गलत चीज़ों को समझा, उनके व्यू पॉइंट्स को समझा, सही चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया। फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमको इतना दुनिया का सबसे प्यार, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशंस हमें ला करके दिया। ठीक है। क्या कहते हैं कि अंबेडकर जो थे वो गांधी जी के काफ़ी खिलाफ रहते थे कि गांधी जी अपलिफ्टमेंट के लिए काम नहीं करते, शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए। पटेल एंड नेहरू डिसएग्रीड, आपस में बहुत इश्यूज में डिसएग्री करते थे। इसलिए आपको काफ़ी सुनने को मिलेगा कि पटेल अगर पहले पीएम होते हैं, दुनिया भर की बातें, लिव ऑल दैट। यूजुअली एक अटेम्प्ट किया जाता था कि भाई एक कंसेंसस निकाले, यानी एक बीच का रास्ता निकाले और मतलब इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट, मतलब बातचीत करके ही होता था। ये था प्रोसीजर। ठीक है, कुछ बहुत खास इसमें नहीं लिखा है। ठीक है। नेशनलिस्ट मूवमेंट का इनहेरिटेंस था। ठीक है ना। इनहेरिटेंस नेशनलिस्ट मूवमेंट का क्या था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करते हैं नेहरू जी, उसमें भी आपको ये दिखेगा, इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। क्या थे नेशनलिस्ट, इसमें बहुत डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सिंपल कीवर्ड्स। क्या थे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, उनका इनहेरिटेंस आपको प्रेम्बल में भी दिखेगा कि सोवरेन। ठीक है, सोवरेन यानी कि कोई और दूसरा देश हमारे डिसीजंस नहीं लेगा, हमको ओवर पावर नहीं करेगा। ऑलरेडी कर चुका है इतने सालों तक, उस वक्त की बात कि ब्रिटेन इतने साल तक कर चुका है, अब हमको ओवर पावर नहीं करेगा। इंडिया अपने डिसीजन खुद लेगा ना। सोवरेन है, सोशलिस्ट है कि गवर्नमेंट जो है, इंडिया की सोशलिज्म की डेफिनेशन ये है कि एक बैलेंस रहेगा प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में या गवर्नमेंट के उसमें। हालांकि ओवरऑल सोशलिज्म का थोड़ा सा डेफिनेशन ये चलता है कि मतलब गवर्नमेंट का ही केवल कंट्रोल रहेगा, पर इंडिया में था कि मेजर जो हैवी इंडस्ट्रीज है उन पर हमारे क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, और जो नॉर्मल ऐसे जो नॉट सो हैवी इंडस्ट्रीज हैं उन पर उनको हम प्राइवेटाइज भी कर देंगे। ठीक है। सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर हो ना, किसी एक धर्म को वो ना करे, धर्मनिरपेक्ष हो, किसी एक धर्म को प्रमोट ना करे। हालांकि आजकल लोगों सेकुलरिज्म से भी दिक्कत है ना। तो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक हो ना, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जो कि लोग इलेक्ट करें बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। और क्या कहते हैं कि रिपब्लिक हो, यानी कि सेट ऑफ रूल्स हो जो कि भाई बन ही रहा है ना कॉन्स्टिट्यूशन, सेट ऑफ रूल्स हो जिसको कि फॉलो किया जाए, एक इलेक्टेड हेड हो। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती हैं। प्रेम्बल में ये छोटे छोटे कीवर्ड्स बताए गए हैं। फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मिलेगा कि कैसे इन्हीं कीवर्ड्स को अचीव किया है हमने, कैसे ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हमको मिली थी। नेशनल मूवमेंट के आज़ादी की लड़ाई के दौरान जिन वैल्यूज़ पर हमारा फोकस था, सेकुलरिज्म एंड ऑल पे, हिंदू मुस्लिम को हम साथ लेके चल रहे थे, इन सब चीज़ों को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की कोशिश की कि भाई ये चीज़ें हमेशा जिंदा रहे, हमारे लोगों के मन में ये वैल्यूज़ हमेशा रहे हमारी कंट्री के। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पॉइंट्स। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही बाद में इंस्पायर होकर के हमारा जो है क्या बन गया, हमारा प्रीएम्बल बन गया। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, आप पढ़ सकते हैं, आता नहीं है ये, आता है। इनफैक्ट ये बॉक्स की ज़्यादा ऑलमोस्ट चीज़ें नहीं ही आती हैं, आपके पर्टिकुलर स्कूल के टीचर्स दे सकते हैं, आप पूछ के हिसाब से एक बार रीड कर लेंगे, वरना नहीं आता है। बोर्ड्स में भी आपको जो 12th की जो एनसीईआरटी मिलेगी या 10th की एनसीईआरटी मिलेगी उसमें भी बॉक्सेस नहीं पूछे जाते, सीबीएसई में नहीं पूछे जाते। अब हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स की। ठीक है। द थर्ड फैक्टर इंश्योरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस्ड अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि आई थिंक पहले कर ही चुके हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक एंड कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल. Constituent assembly spent a lot of time on involving the right balance among the various institutions of the ये इस पैराग्राफ में कुछ खास नहीं है, जो हम पढ़ चुके थे, बैलेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल, वही सेम बात है। आप थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके लिख सकते हैं। देखिए कुछ हैक्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, रट्टू टूटी की तरह रटने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक बातें आप फॉलो कर सकते हैं, आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। स्पेशली 11th के पॉलिटिकल साइंस में अगर आप फॉलो करते हैं, क्योंकि टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, हालांकि क्योंकि मैंने पहले से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा था, मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था इस चीज़ को लेकर के 10th में और वैसे भी, तो मेरा पूरा 11th भी दिया, मेरे 12th में 98% है, मेरा पूरा 11th बीत गया। एंड क्या कहते हैं कि मैंने
कभी ये जो बुक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैंने कभी नहीं पढ़ी, खोल के कभी नहीं पढ़ी, बिकॉज मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आता था और ये जो मॉरल साइंस की बेसिक पैरी पैरी जो बातें हैं जो आप हमेशा से सुनते हुए आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस बुक में, इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, यही सब बातें घुमा फिरा के इनको आप उनको मैंने ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन की मेरी नॉलेज के साथ। आर्टिकल्स मुझे याद थे तो मैं हमेशा काम हो गया। और 11th में आई स्कोर्ड आई थिंक 98 और 99 मार्क्स इन पॉलिटी आउट ऑफ 100 विदाउट ओपनिंग दीज बोथ ऑफ दीज टू बुक्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें भी कुछ बहुत खास है नहीं। कुछ बातें हैं कि जैसे हमने बोरो किया बाकी कंट्रीज से भी कुछ प्रोविजंस को, वो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि क्या बोरो किया क्या कैसे। यहाँ पे एक चार्ट आपको मिलेगा जिसमें आपको ये देखने को मिलता है कि हमने कौन सी कंट्री से क्या बोरो किया। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज और फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस आप अगर इसको पढ़ लेते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, यूएस से हमने लिया चार्टर फंडामेंटल राइट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको कि हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी। ठीक है, ओके। अगला क्या है, अगला बस आपका चैप्टर खत्म है।